कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी क्लास में इंडियन इकोनॉमी की। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को? अच्छा। तो अभी जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, यूपीएससी पीटी का 10 अक्टूबर को, तो आपको ठंड तो नहीं लग रही? बंद करवाना है ऐसे? ठीक है आप? अच्छा। कितने लोगों ने दिया ये एग्ज़ाम, यूपीएससी पीटी वाला? 3 4 5 लोगों ने दिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने इस बार नहीं दिया लेकिन पहले कभी दिया हो? अच्छा, आपने दिया। बाकी लोगों ने अभी मतलब इसमें कोई एफर्ट नहीं लिया अभी तक। चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा इससे अंदाज लगता है कि जिन लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ वो किस तरह के हैं, थोड़ा देखना होता है, राइट? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपका अनुभव क्या है। मतलब आपने पहले इंटरव्यू दे रखा है या नहीं दे रखा है, या पीटी दिया या नहीं दिया, इससे मेरी क्लास में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। और जिस तरह से हम पढ़ेंगे इस क्लास में, जीरो से लेकर ऊपर तक जाएंगे, मतलब जिसको आप कहते हैं फर्श से लेकर अर्श तक जाना। तो यही सोच के मैं क्लास को आयोजित करता हूँ कि मेरे सामने जितने भी लोग हैं वो मतलब एक तरह से जीरो के स्तर पर आए हैं मेरे पास, और उनको मुझे उस मुकाम तक लेके जाना है जहां वो यूपीएससी में अच्छा स्कोर कर सकें। तो कोर्स की डिजाइनिंग भी उसी तरह से की हुई है और लेक्चर प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। और इस क्लास में आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि आपने इकोनॉमिक्स का कभी पढ़ा नहीं है, या आपका कभी उसका एकेडमिक्स में बैकग्राउंड नहीं रहा है। कि कई बच्चे होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में बीए किया हुआ होता है, या 12th स्तर तक पढ़े हुए होते हैं, या कॉमर्स के बच्चे होते हैं, एमबीए के बच्चे होते हैं। तो ये कोई भी पृष्ठभूमि आपकी अगर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मान के चलें कि आज से शुरू कर रहे हैं हम, तो आप एसेंस और ट्रस्ट दो चीजें रखिए। मतलब ट्रस्ट के बिना मार्केट नहीं चलते हैं। हो सकता है आपने मेरे बारे में सुना हो, कोई भी आधार हो सकता है आपका यहाँ आने के लिए, लेकिन आपने देखा नहीं, मुझे पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, राइट? तो एक ट्रस्ट है जिसके आधार पर आप मेरे सामने हो। और फीस की बात नहीं है, समय तो आप दे ही रहे हो। जैसे 8 बजे सुबह सुबह आकर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक टाइम आप दे रहे हैं मुझे। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस हो, वो सेक्रीफाइस होता है। और समय किसी के पास नहीं होता है कि वो इतने बिजी समय के अंदर, खास तौर से तब जबकि अभी कुछ स्टेट परीक्षाएं भी सामने हैं, तो उसमें समय निकाल कर कोई आ रहा है। मेरे यहाँ 7:30 बजे, ये तो 8 बजे मैंने किया है। ज्यादातर हमारा जो समय रहा है वो 4 बजे का रहा है। 4 से 6 में पढ़ाता रहा हूँ। तो ये कुछ वर्षों बाद हमने इसको चेंज किया है, और मेरे कुछ एंगेजमेंट इस तरह के आगे, मैं दृष्टि में भी फैकल्टी हूँ, तो अब उनको मुझे अकोमोडेट करना था। तो मेरे लिए जो टाइम जिसको मैं हमेशा चला के रख सकता हूँ, मुझे यही सुटेबल लगा। और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था, लगभग 10 साल तक मैंने डीयू में पढ़ाया है। आपने किरोड़ीमल कॉलेज का नाम सुना होगा, तो उसमें मैं पढ़ाता रहा हूँ, राइट? तो वहां कॉलेज में जाने के लिए मुझे फिर यहाँ 7:30 बजे बैच लेना पड़ता था। और 7:30 बजे भी लोग आते थे, और लोग बोलते थे कि 7:30 बजे कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, कैसे बैच बनता है। तो हमारे यहाँ 7:30 में भी जगह नहीं होती थी मॉर्निंग में। तो पढ़ने वाले लोग सुबह 7:30 भी यहाँ पर आते थे। 7:30 क्लास शुरू होने का मतलब 7 बजे यहाँ पर लोग आएंगे, तब जाकर वो उनको जगह मिल पाएगी। तो उसी फॉर्म में फिर से आ गए हैं। तो मुझे खुशी है कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे बढ़िया टाइम है, जहाँ बिल्कुल फ्रेश होकर
एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और ये थोड़ा कंसंट्रेशन की डिमांड करता है, थोड़ा माइंड को अप्लाई करने की डिमांड करता है। तो ज्यादा अच्छा हम इसको तब कर सकते हैं जब मॉर्निंग में इसको पढ़ रहे होते हैं। तो उस लिहाज से मतलब मुझे खुद को भी काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने टाइम बाद में मॉर्निंग में मतलब इस विषय को पढ़ा रहा हूँ, और एक ही बैच में लूंगा, मतलब यही मेरा एक बैच रहेगा हमारे यहाँ पे। और पहले भी मैं एक ही बैच लिया करता था आमतौर पर, उतना समय मेरे पास होता नहीं था, डीयू वगैरह की जिम्मेदारियां होती थी, तो उसके हिसाब से मैं हमेशा से एक ही बैच, बाकी पूरे दिन भर हमारे यहाँ पर ये वैकेंट रहता है, और बस एक बैच इवनिंग होगा तो इवनिंग में एक बैच, नहीं तो मॉर्निंग में एक बैच, इस तरह से चलता है। तो ये जो क्लास है इसको हम मेंस के सिलेबस से शुरू करने वाले हैं, मतलब, और लगभग मैं 35 to 40 क्लासेस के बीच में मतलब इसको खत्म करूंगा, मेंस के सिलेबस को। मतलब 40 से ज्यादा नहीं होगा, उसके अंदर में ही रहेगा। आमतौर पे मैं मतलब 30 क्लासेस में खत्म कर देता हूं, लेकिन मेरे यहाँ पर मतलब आराम से बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका मिले, और थोड़ा मतलब ऐसी कोई नियोजन नहीं होता है कि हम यहाँ पर ज्यादा अच्छा पढ़ाएं और दूसरी जगह कम पढ़ाएं, ये कोई इरादा नहीं होता है। लेकिन कम संख्या के अंदर थोड़ा ये होता है कि कई चीजें आप एक्स्ट्रा डिस्कस कर सकते हो। तो 500 बच्चों की क्लास में आप उतना स्कोप नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बाकी मैं हर छात्र को अपना ही मानता हूं, चाहे हमारे यहाँ पढ़ रहा हो कहीं और पढ़ रहा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो काम में नहीं कर सकता कि इस तरह की निम्न मानसिकता के साथ। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ज्यादा समय आ जाता है मेरी अपनी क्लास में, यहाँ मैं कंफर्टेबल ज्यादा होता हूँ, वहां मेरे पर प्रेशर रहता है, और कई तरह के प्रेशर रहते हैं। एक तो पूरा जीएस होता है, तो उसमें अन्य सेगमेंट भी रहते हैं, तो ये दबाव रहता है कि भाई हम मेरा कोर्स कब पूरा होगा, तो इस तरह के दबाव भी रहते हैं। फिर क्लास में संख्या बहुत ज्यादा होती है, 500 700 ऐसे बच्चे रहते हैं, तो उसका एक दबाव बनता है टीचर के ऊपर, उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाता है, चाहे उसको कितना भी अनुभव हो, कितना भी पुराना अध्यापक हो। दिखने में वो शांत नजर आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हलचल रहती है, वो क्लास में प्रेशर रहता है उस चीज का। यहाँ में जो भी आप लिखेंगे मेंस के लिए, हम रोज क्लास जो लेंगे उसके हिसाब से जितने प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको साथ में देता जाऊंगा। जैसे आज एक टॉपिक लिया तो उसमें क्या सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा। पहले सवाल कौन से आए हैं जो हम पढ़ रहे हैं उनका मैं संदर्भ दूंगा आपको, और ज्यादातर सवाल जो पीछे पूछे गए हैं वो आपके लेखन में ही आ जाएंगे। मतलब जो आप क्लास में लिखोगे उसकी लिखावट ही मैं इस तरह से कराऊंगा कि वो प्रश्न सोल्व होता जाएगा। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि अलग से हेडिंग लगा के हम प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। अच्छा लेखन कौन सा होता है जिसमें आप स्मूथनेस भी रख रहे हो, जैसे टॉपिक डेवलप होना चाहिए वैसे उसको डेवलप भी कर रहे हो, और कोई प्रश्न आया है तो प्रश्न को भी उसके अंदर ले लिया अपने लैंग्वेज में। तो ये रहेगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे भूमि सुधारों से क्लास को शुरू करूंगा मैं मेंस में, तो आपका पहला लाइन ही 2013 के मेंस पेपर में जो भूमि सुधार पे सवाल आया था वहीं से इंट्रोडक्शन शुरू होगा। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे जो यूपीएससी ने सवाल किए वो अंदर आते जाएंगे, मैं बताता भी जाऊंगा आपको कि ये सवाल यहाँ पर पूछा, और कई जगह पर मैं ब्रैकेट में लिखाऊंगा यूपीएससी मेंस 2013, यूपीएससी मेंस 2014, यूपीएससी मेंस 2016, ब्रैकेट में लिखाता जाऊंगा। तो आपको वो भी ध्यान में रहेगा कि ये जो बात हमने लिखी है तो पहले इसका कहां पर सवाल बना है। तो लगभग मतलब 35 to 40 क्लासेस में मैं मेंस के कोर्स को पूरा करूंगा। और आपको ये लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स मतलब कितने लोगों ने आप में से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है?
बाकी लोग मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं, अर्थशास्त्र के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है आपको, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप, कुछ तो अंदाज बनता होगा ना, जिसे हम कहते हैं किसानों की आय को दोगुना करना, राइट। तो इस तरह की बातें तो आती रहती होगी। अब जैसे भारत के लिए कहा जा रहा है अभी कि भारत टेक्निकली मंदी से बाहर हो गया है, मंदी से बाहर निकल चुका है। तो मंदी का मतलब आप कुछ अंदाज तो मिलता होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इतना इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ है। तो ऐसा मत कहिए, मैं ऐसे ही सोचने के लिए थोड़ा पूछा था कि कितने लोग क्या बोलते हैं। आप सब लोग यही समझिए कि आप इकोनॉमिक्स को जानते हो, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स को नहीं जानते हो। अखबार बिना पढ़े तो बिल्कुल कोई काम बन ही नहीं सकता है, और उसमें मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आजकल इकोनॉमिक्स के इवेंट्स आते हैं। चाहे आपने ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट का नाम सुना हो, अभी पिछले दिनों चर्चा में रहा ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, और इसमें फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये बाहर की जो कंपनियां हैं, ये उन राष्ट्रों में अपना हेड ऑफिस बनाती है जहां पर टैक्स की रेट कम होती है, और अपनी सर्विस वो डिजिटल तरीके से कहीं भी दे सकती है। जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ रहा है दुनिया में, वैसे वैसे कंपनियां जो बड़ी बड़ी है बाहर की कंपनियां, वो टैक्स को अवॉइड कर रही है ज्यादा, क्योंकि आप तो फेसबुक यहां पर भी चला सकते हो, फेसबुक का यहां कार्यालय होना कोई जरूरी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय नियम ये कहता है कि जिस कंपनी का परमानेंट ऑफिस नहीं होगा, जैसे भारत में किसी कंपनी का परमानेंट ऑफिस नहीं है, तो भारत सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। अभी बहुत चर्चा में रहा, 2023 में ये इंप्लीमेंट होगा, और 15% का ये हुआ फाइनल कि सभी राष्ट्र मिलकर कम से कम 15% टैक्स लगाएंगे बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं उनके ऊपर 15% का लगाएंगे। भारत में अभी कितना टैक्स लगता है कंपनियों के ऊपर, कुछ आइडिया है आपको? जो कंपनियों का मुनाफा होता है, एक इनकम टैक्स होता है, एक कंपनियों का मुनाफा होता है, राइट, उसके ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। वो इंडिया में अभी कितना चल रहा है लगभग, एक मोटा अंदाज आप दे सको तो? नहीं, 40% नहीं, 22% कर दिया था हमने, मतलब 30% होता था। तो धीरे धीरे हमने, मतलब भारत में जो मंदी का माहौल बना, तो उसकी वजह से हमने उसको 22 पे कर दिया। इसमें सरचार्ज और लगता है, सेस और लगता है। आपने आर्टिकल 270 का नाम सुना होगा, एक अनुच्छेद 270 है, एक अनुच्छेद 271 है। 270 में लिखा गया है कि जो यूनियन है, केंद्र सरकार है, वो किसी विशेष पर्पज के लिए सेस लगा सकती है, जिसको हिंदी में उपकर कहते हैं। जैसे इस साल के बजट में एक सेस लगा था, क्या नाम था उस सेस का? इस साल के बजट में लगाया गया था। ऐसे आपसे बातचीत कर रहा हूं, कुछ पता होगा आपको। मेरे वीडियोस देखते हो आप यूट्यूब पर? कितने लोग देखते हैं? तो उस पर टॉपिक में मैंने लिया था, शामिल किया था इसको। बजट के ऊपर मेरे 4 वीडियोस हैं। ज्यादा यूट्यूब पर नहीं होता हूं मैं, कभी कभी ही होता हूं, और बहुत ज्यादा हम उसका कॉमर्शलाइजेशन भी नहीं करते। कभी इच्छा हुई तो डाल दिया, लेकिन वो बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो अभी हैं वहां पर। तो आप लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया जैसे आपने, तो इस साल के बजट में एक सेस हमारी सरकार ने लगाया। तो क्या नाम था उसका? पेट्रोल और डीजल के अलावा भी लगा है। उसका नाम था ये
AIDC करके, ये सब चीजें आप थोड़ा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ये सेस लगाया था हमने। और सरकार ने साथ में ये बोला, सेस लगता है, कोई भी सेस लगे, सरचार्ज लगे, मतलब रेट बढ़ जाती है उस चीज की। सेस लगाओगे तो रेट बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार ने कहा कि रेट नहीं बढ़ेगी, हम सेस इस तरह से लगाएंगे कि कीमत नहीं बढ़ेगी। अब कीमत नहीं बढ़ेगी मतलब टैक्स जितना अमाउंट जुड़ेगा, सेस जितना अमाउंट जुड़ेगा, और कीमत भी नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब सरकार को रेवेन्यू में कोई फायदा नहीं होगा। रेवेन्यू कलेक्शन कब होगा? जैसे ये मार्कर है, ये 100 रुपए का है, 10% GST लगाते हैं हम इस पर, और इसकी रेट 110 होगी, तब तो हम कहेंगे कि भाई बेचने वाले ने क्या किया, कलेक्शन किया टैक्स का, राइट। ये मानकर चल रहे हैं कि इसकी कीमत कम नहीं हो सकती, 100 रुपए का 90 रुपए नहीं कर सकता। अब 10% आप टैक्स लगा रहे हो, तो इसकी रेट बढ़नी चाहिए, तभी टैक्स कलेक्ट होगा। तो केंद्र सरकार ने यह फैसला क्यों लिया कि हम सेस भी लगा रहे हैं और रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा, यानी जिन वस्तुओं पर हम ये सेस लगाएंगे उनकी कीमत नहीं बढ़ेगी। आप उस वीडियो को देखना जाने के बाद, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं अपने चैनल को मुझे पॉपुलर करना है, ये नेचर नहीं है। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। जैसे अभी तो मैं आपके सामने आया हूं, आप भी उतने मतलब अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी धीरे धीरे अपने आप को सेट कर रहा हूं आपकी क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी 4 वीडियोज आपको दिख जाएंगे यूट्यूब पर, एक बार उनको देखिएगा तो आपको अंदाज मिल जाएगा कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड को हम कैसे ध्यान में रखते हैं। मतलब स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, मेंस के लिए तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में ये बहुत चर्चा में रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि 80वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 80वें नंबर का, उसके आने के बाद भारत में जितने कर केंद्र लगाता है, जितने भी कर लगाता है केंद्र और वसूलता है, लगाना और वसूलने में अंतर हो सकता है। कई बार केंद्र कर लगा सकता है लेकिन वसूले ये जरूरी नहीं है। एक कर का नाम सुना होगा, आजकल तो जीएसटी में चला गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स का नाम सुना होगा। ये अभी नहीं है, ये जीएसटी में मर्ज हो गया है, लेकिन जब ये था तो केंद्र इसको लगाता था, लेकिन इसका जो रेवेन्यू होता था वो राज्यों के पास ही रह जाता था, राज्य वसूलते थे इसे और वो इसको अपने पास रखते थे, और लगाता कौन था? केंद्र। जब आप पीटी पढ़ते हो और मेंस पढ़ते हो, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, उसमें ये बारीक चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। कई बच्चे ये ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उनको ये रहता है कि केंद्र जो कर लगाता है, उनके दिमाग में रहता है कि वो वसूलता भी है। ये गलत है। आपकी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए? जो कर केंद्र लगाता है और वसूलता भी है। 80वें संविधान संशोधन के आने के बाद जितने भी कर केंद्र लगाता वसूलता, वो सब राज्यों में वितरण योग्य हैं, बांटना पड़ेगा। लेकिन सरचार्ज और सेस के कारण, मतलब आर्टिकल 270 में सेस की बात की गई है और 271 में सरचार्ज की बात की गई है। सरचार्ज को आप हिंदी में अधिभार कहते हैं, और सेस को आप उपकर कहते हैं। जो अधिभार होता है वो टैक्स पर टैक्स होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसको हम अधिभार कहते हैं। अभी मैं इनको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूं
जब नंबर आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल मतलब थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं कि अधिभार जो होते हैं वो टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, और सेस जो होता है वो टैक्स पर टैक्स नहीं होता है, वो एडिशनल लगता है, अलग से लगता है। दोनों से जो कलेक्शन होगा वो राज्यों में वितरण योग्य नहीं है। अब समझो आप बजट की बात को, केंद्र ने ये लगाया, केंद्र ने जनता को तो खुश कर दिया कि ये लगेगा तो सामान महंगे नहीं होंगे, लेकिन इससे जो कलेक्शन आएगा कुछ भी वो राज्यों में वितरण योग्य नहीं बनेगा। तो केंद्र सरकार का जो पैसा है वो राज्यों को बांटना नहीं पड़ेगा। ये उसके पीछे की मैथमेटिक्स रही है। तो ये जो चीजें चल रही होती है उसको आप जोड़ो, मतलब ये नहीं कि बजट को देख लिया और उसको एनालाइज नहीं किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेंस में एक टॉपिक है आपके, इस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजटिंग। अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आपसे। सरकारी बजटिंग नाम का टॉपिक है, आपको सिलेबस मिला होगा, ये आप एक बार खोलिए इसे। पेज नंबर 7 निकालिए। तो पेज नंबर 7 पर लिखा हुआ है, ऊपर ही ऊपर देखिए, सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज मेन एग्जामिनेशन GS3 पेपर 4। तो निबंध को हम पेपर 1 कहते हैं, तो GS3 को पेपर 4 बोलेंगे। तो यहां पर मेंस का सिलेबस शुरू हो रहा है। अब आप दाईं तरफ आइए 8वें नंबर पेज पे, तो आपको ये टॉपिक दिख रहा है गवर्नमेंट बजटिंग, राइट। मैं अपनी क्लास में इसको कैसे लूंगा, वो लिखा हुआ यहां पर, रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट इन द इकोनॉमी, यानी किसी भी बजट का इकोनॉमी में क्या महत्व है। आप देखते रहिए। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन गुड बजटिंग, यानी कि एक अच्छा बजट बनाने में कौन से सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए, वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग, जैसे कि लाइन आइटम, परफॉर्मेंस, प्रोग्राम, जीरो बेस बजटिंग दिख रहा होगा आपको। इसके बाद आउटकम बजट इन इंडिया, इसके बाद अदर इश्यूज, GST एंड ब्लैक मनी, और इस तरह के टॉपिक्स। तो ये टॉपिक, ये मैंने डिफाइन किया अपनी क्लास के हिसाब से कि मुझे क्या पढ़ाना है इस टॉपिक के अंदर। लेकिन पिछले पेपर्स अगर आप देखते हो तो इसमें सवाल GST पर भी आया हुआ, GST मैंने इसमें दिया है। इसमें सवाल आपको राजकोषीय घाटों के बारे में भी लेकर आया हुआ है। आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, FRBM एक्ट। नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक्ट में ये बताया गया है कि सरकार 2008-9 तक राजकोषीय घाटे को 3% तक कर देगी, GDP के 3% तक कर देगी। इस तरह का एक एक्ट है, मतलब। तो वो एक्ट UPSC ने सवाल पूछा है। तो FRBM एक्ट हम लोग मेंस में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको मैं PT के स्तर पे पढ़ाता हूं। तो आप लोग PT को भी साथ में अगर मिलाएंगे, इसमें एक आधा सेक्शन ही ऐसा है जहां थोड़ा PT के सिलेबस की जरूरत पड़ती है, तो वो अगर आप मिला देंगे इसके साथ तो आपका मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि UPSC सिलेबस में जो लिखा हुआ होता है उससे थोड़ी बाहर चली जाती है। अगर आप यहां पर बजट नहीं लिखा हुआ है, यहां बजटिंग लिखा हुआ है। बजट और बजटिंग में डिफरेंस है। बजटिंग बोलते हो आप तो उसमें सैद्धांतिक बातें होती है कि एक बजट की भूमिका क्या है, सिद्धांत क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, इस तरह की बातें उसमें होती है। तो लेकिन UPSC का आप पुराना अनसोल्ड पेपर देखते हैं तो वो FRBM एक्ट भी पूछ रहा है, GST भी पूछ रहा है, एक टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में भी पूछा उन्होंने। तो उन सबको हम कैसे अपने कंट्रोल में लेके आए, उसके लिए PT में एक चैप्टर में पढ़ाता हूं, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस सरकार का फाइनेंस होता है, तो वो चीजें बेसिक्स बहुत सारी आपको वहां पर मिल जाती है। तो उसको और इसको मिला के अगर आप
पढ़ते हो तो आराम से मेंस के सवाल आपके सोल्व हो जाते हैं उसमें, राइट। तो ये अब और पेपर्स को थोड़ा आप देखते हो तो कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी क्या करती है कि जो बजट आया हुआ होता है, बजट तो 1 फरवरी को आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अब अगला बजट जो है वो 1 फरवरी 2022 को आ जाएगा, और आपका मेंस मतलब अब तो वो सेशन को सही करने वाले हैं क्योंकि पीटी जून में होगा शायद ना, जून में, तो अक्टूबर वगैरह में मेंस होगा फिर नेक्स्ट ईयर। तो फरवरी में बजट आ जाता है और मेंस जब आपका होता है तो एक टाइम गैप हो जाता है उसमें। तो मैंने ये ट्रेंड देखा है कि अगर कोई अच्छी बात है बजट में, कोई डिफरेंट चीज करी गई है बजट में, तो उस पर एक सवाल बना देता है मेंस के अंदर। और 2 बार आ चुका है ऐसा, 2 बार पूछ चुका है यूपीएससी बजट के ऊपर, बजट में जो अनाउंसमेंट होता है उसके ऊपर कर चुका है वो सवाल। तो वो देखना होता है कि बजट में क्या ऐसा अलग चीज आई है। तो गवर्नमेंट बजटिंग के चैप्टर में वो ये भी करता है कि जो करंट बजट भारत का है उसमें कोई मुद्दा उठाया गया है या कोई प्रावधान किए गए हैं तो उसको भी वो पूछता है। तो सिलेबस को समझने का तरीका क्या होता है, पुराने पेपर्स, सिलेबस देखोगे आप तो सिर्फ इतना ही तो लिखा हुआ गवर्नमेंट बजटिंग, बस इतना लिखा हुआ है। इसमें हमें क्या पढ़ना है ये पता आपको कैसे लगे, ये पता लगाने के लिए आपको अनसोल्ड पेपर देखने पड़ेंगे, तब आपको अंदाज बनेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड यहां तक यूपीएससी जा सकती है। और यूपीएससी की तुलना में बस से करता हूं, जो बस होती है वो साइडवेज भी हो जाती है कई बार। तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय आप इस चीज पर ज्यादा काम करें। सबसे ज्यादा काम जो किसी स्टूडेंट को मेरे हिसाब से करना होता है वो ये करना होता है कि वो सिलेबस को अच्छे से समझे, पहले ये पता लगा ले कि मुझे पढ़ना क्या है। अब इकोनॉमिक्स ले लीजिए आप, 100 ईयर्स में भी एक इंसान इकोनॉमिक्स को पूरा नहीं पढ़ सकता है, इतना विस्तार है इसका। तो क्या हम हर तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्लास में? मेरी आदत क्या होती है, ये तो हम कम स्टूडेंट्स हैं, दृष्टि में भी मैं और लाइव क्लासेस में भी मैं अपना मॉडल फॉलो करता हूं। मैं स्टूडेंट्स की मनमर्जी के हिसाब से नहीं चलता, उनको मैं अपना मॉडल बताता हूं कि आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए आए हम लोगों से। और मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं, कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं मैंने। और ये तो कोविड का एक केस आ गया कि ऑफलाइन वगैरह सारे बंद हो गए, एक गैप लग गया हम लोगों के उसमें। बाकी कभी शायद कोई दिन रहा होगा जहां मैंने 2000 बच्चे एक दिन में नहीं पढ़ाए हैं, मतलब अपने यहाँ दूसरों के यहाँ, मतलब कुल मिला के मैं 2000 बच्चों से मिलता रहा हूँगा रोज। और 20 साल हो गए मुझे, मतलब लगभग 2004 में मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले भी मेरा टीचिंग अनुभव रहा है। हाँ, डेडिकेटेड रूप से यूपीएससी के लिए मैं 2004 से हूं और इसी विषय को पढ़ा रहा हूं जो आप मेरे से पढ़ने आए हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा मैंने कोई विषय नहीं पढ़ाया, जबकि आपको ये भी अंदाज लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये आर्टिकल्स जो मैं बोल रहा हूं, मुझे लगभग 250 आर्टिकल याद होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन मैंने एक एरिया बना लिया अपना कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है। मेरे पास फिलॉसफी भी रहा है और मेरे फिलॉसफी में बहुत अच्छे मार्क्स भी रहे हैं, 180 तक भी स्कोर किया है मैंने। जब 300 का पेपर होता था, 300 आउट ऑफ 300, 180 तक मार्क्स भी मैंने गेन किए हुए हैं अपने फिलॉसफी में। और मतलब अच्छा मेरा उसमें ज्ञान है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस चीज के लिए कि मैं एथिक्स पढ़ा लूं, फिलॉसफी पढ़ा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। कम बच्चे होंगे तो कम को पढ़ाऊंगा, ज्यादा होंगे ज्यादा को पढ़ाऊंगा, कम मिलेगा तो ठीक है, ज्यादा मिलेगा तो ठीक है, सब्जेक्ट यही रखना है हमेशा। तो जो आदमी 20 साल से एक ही विषय में जूझ रहा है, स्टेट के लिए मैंने कभी नहीं पढ़ाया, राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए मैंने कभी नहीं पढ़ाया। और जब इलाहाबाद वगैरह में जाता रहा हूं तो बच्चों को मैं ये कहता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा यूपीएससी के हिसाब से। आपको अगर कोई फायदा स्टेट के हिसाब से मिल रहा है
तो आप उस फायदे को उठा सकते हो। लेकिन आप ये चाहो कि मैं अपनी क्लास को चेंज करके स्टेट लेवल का बना दूं, ये संभव नहीं होगा। अब क्या होता है कि जिस फील्ड में आप लगातार काम करते हो तो आपको इंट्यूशन आते हैं, इंट्यूशन आ जाते हैं कई बार। वो इंट्यूशन पर भी टीचर काम करता है। आपको मैं एक अपना एग्जाम्पल बताता हूं। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया था। नाम सुना ही होगा इस योजना का, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप ये सिलेबस है आपके पास, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स देखिए आप। मैं बताता हूं आपको। यहां से देखिए आप, गवर्नमेंट बजटिंग के नीचे से देखिए, जो गवर्नमेंट बजटिंग 8वें नंबर पेज पे आप देख रहे थे, वहां से देखिए नीचे दिखा हुआ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स दिख रहा है। अंग्रेजी में ये सिलेबस इसलिए लिखा हुआ है, आप इसकी चिंता मत करना, मैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। लेकिन सिलेबस जो होता है यूपीएससी का, उसको मूल रूप में समझोगे आप, वो ज्यादा सही है। तो एक ये टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसके बाद नीचे दिख रहा होगा आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज इन इंडिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडियां, ये टॉपिक दिख रहा होगा आपको। इसके बाद आपको दिख रहा होगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो मतलब इस तरह के टॉपिक्स दिखेंगे आपको। जो लाल शाही में मैंने लिखे हुए हैं, ये टॉपिक यूपीएससी ने लिखे हुए हैं। जो ब्लैक में दे रखे हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, मतलब कि इसके अंदर ये पढ़ा जाना चाहिए, राइट। अब इसी में आप, उन्होंने तो केवल एमएसपी लिखा यूपीएससी ने, और ये यहां तक आकर खत्म हो जाता है। जो एमएसपी का चैप्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एमएसपी दिख रहा है आपको। मैं 2016 का जो मेंस होने वाला था, तो मैं ऐसे एक बैच में आने वाला था। उस समय 4 बजे मेरा बैच होता था और एमएसपी का चैप्टर चल रहा था। तो ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे एकदम लगा कि इस बार एमएसपी पर सवाल नहीं आएगा, जबकि सिलेबस में है। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सवाल आना चाहिए। अब आप सिलेबस देखोगे तो कहीं पर भी यूपीएससी ने यह नहीं लिखा कि फसल बीमा योजना आपके सिलेबस में, कहीं भी नहीं दिखेगा। आप, ये तो मैं दूंगा आपको, आप इसको घर ले जाना और फिर जो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जो सिलेबस दे रखा है उसको देखना। आप फसल बीमा के बारे में कहीं पर भी यूपीएससी ने नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे क्यों लगा कि इस पर सवाल आना चाहिए जब सिलेबस में नहीं है? तो मैंने दिमाग ने इसको लिंक किया एमएसपी के साथ। एमएसपी की एक सबसे बड़ी कमी क्या है? वो कीमत की सुरक्षा देती है। केवल कीमत, मतलब आपके यहां गेहूं हुआ तो जो एमएसपी है उसके ऊपर आप गेहूं बेच दीजिए सरकार को, तो कीमत की सुरक्षा मिल रही है ना। लेकिन एक चीज सोचिए आप कि, इसको मिटा देता हूं, जैसे कीमत को हम प्राइस बोलते हैं, राइट। सरकार गारंटी दे रही है कि जो एमएसपी हमने डिक्लेयर कर रखी है वो आपको हम देंगे, राइट। तो हम मान लेते हैं कि सरकार की जो प्राइस है वो ये है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है, इनटू क्वांटिटी, इन दोनों को गुणा करोगे आप, तब आपको इनकम आएगी। कीमत ऊंची है, लेकिन अगर किसान के पास मात्रा नहीं होगी, क्वांटिटी नहीं होगी, तो क्या उसको आप सही मायने में सुरक्षा दे पाएंगे? कीमत सुरक्षा का मतलब ही नहीं बनता अगर किसान की आय सुरक्षित नहीं हो। मान लीजिए कोई कारण बन गया, जैसे कि मतलब टिड्डियां होती है, टिड्डी दल होते हैं, उन्होंने हमला बोल दिया, हेल स्टॉर्म आ गया,
कुछ मतलब शीतलहर चल गई, कोई भी ऐसा कारण बना जिससे किसान का उत्पादन ड्रॉप कर गया, मतलब ये क्वांटिटी खत्म हो गई उसकी, अब सरकार उसको सुरक्षा कैसे देगी? क्योंकि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नाफेड है, नाम सुना होगा आपने, ये सब खरीदने वाली संस्थाएं हैं। एफसीआई खरीदता है, नाफेड खरीदता है, सीसीआई का नाम सुना होगा, कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया। किसी के भी पास आप जाओगे तो वो आपको कहेंगे ना कि मात्रा लेके आओ, कीमत तो हम तब देंगे ना जब आपके पास कुछ सामान होगा। तो ये एमएसपी की कमी हुई या अच्छाई हुई, आप बताइए? कमी हुई है। अब यूपीएससी ने आपके सिलेबस में एमएसपी दिया, अब ये आप सोचिए कि इसमें क्या पढ़ना है। आप सोचिए, पेपर सेटर को तो मालूम है कि मुझे क्या सवाल देने हैं, तो एमएसपी क्या है यही नहीं पढ़ना है, उसमें क्या कमी है ये भी देखना है। और करंट में कोई चीज आ गई तो आपको दिमाग दौड़ाना है कि ये कैसे मेरे सिलेबस से जुड़ तो नहीं जाएगा कहीं। और मैं आपको 100% कह रहा हूं, आप इस सुबह का समय है, मैं बिल्कुल भी मतलब असत्य नहीं बोल रहा हूं। ये बाहर बैठा हुआ, मैं 15 मिनट बचे हुए थे मेरी क्लास में और मुझे स्ट्राइक किया अंदर से। तो मैंने कहा अब इतना जल्दबाजी में किसी टॉपिक को मैं, क्योंकि मेंस के बच्चों के साथ आप मजाक नहीं कर सकते कि ऐसे गए और बस निकल के आ गए। ये इंट्रो में ही बात कर रहा हूं आपसे, बाकी तो मेरी क्लास में आप जब आओगे उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, लिखाऊंगा समझाऊंगा, लिखाऊंगा समझाऊंगा, यही चलेगा हमारी क्लास में। यहाँ केवल बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप जब तक किसी को लेखन में नहीं लेके आओगे तो मेंस का फायदा क्या है पढ़ने का? और अंदर से मुझे लग रहा था कि ये सवाल आएगा, ये बच्चे, और मेरे पास ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब इंप्रूवमेंट के लिए, मेंस वगैरह को बहुत अच्छा करने के लिए इस तरह से आते हैं। तो उनका नुकसान कैसे हो, मतलब मैंने जल्दी से 15 मिनट में उस टॉपिक को तैयार किया। टॉपिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं पढ़ाना था मुझे, विश्लेषणात्मक जाना था। डेटा चाहिए, जैसे आप कहोगे कि कुछ लिखाना आपको कि भारत में ज्यादातर जो किसान है वो तो आपको पता है कि मार्जिनल और स्मॉल टाइप के किसान है। 86% किसान भारत के किस कैटेगरी में आते हैं? सीमांत और लघु, यानी वो उनके खेतों का आकार 2 हेक्टेयर से भी छोटा है। सीमांत किसान उनको कहते हैं जिनके पास जो खेत है उसकी साइज 1 हेक्टेयर से कम है। लघु उसको कहते हैं जिसकी साइज 2 हेक्टेयर से कम है। छोटे छोटे किसान है हमारे यहाँ। 86% किसान सीमांत और लघु प्रकार के हैं। उनके पास बैकअप नहीं है, ज्यादा जमीन भी नहीं है, और पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे तो उन्होंने कितना पैसा बचत कर ली होगी। भारत के किसान तो अपना गुजारा भी ठीक से नहीं कर पाते, 86% किसान। मेरे घर में भी खेती है, मेरे यहां भी खेती है, लेकिन मेरे यहां जो खेती है वो मेरे लिए क्या करती है? मेरी समृद्धि को बढ़ाती है। मतलब जितना मैं यहां कमाता हूं उसमें 10-20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए मेरे गांव में जो खेती है वो मेरी इनकम को बढ़ा देती है इस अमाउंट से, ऐसे मानो आप। लेकिन मैं इसको आजीविका नहीं कह सकता कि मेरी खेती बर्बाद हो जाएगी तो मेरी आजीविका खत्म हो जाएगी। टॉपिक्स को उठाना पड़ता है, मेंस के लिए उसको उठाना पड़ता है। लेकिन जो 86% किसान है उनके लिए वो आजीविका है, रामेश्वर के लिए नहीं है। जहां आप लाइवलीहुड की बात करते हो, जहां आजीविका की बात करते हो, वहां पर एक स्टेट की ड्यूटी क्या बनती है? आर्टिकल 38 में कल्याणकारी राज्य की बात हम करते हैं। एक स्टेट का क्या मतलब बनता है कि कम से कम उनकी इतनी इनकम को पक्का कर दे, एंश्योर कर दे कि उनकी आजीविका में, नॉर्मल जो लाइफ है उसमें कोई अंतर नहीं पड़े। तो मैंने इस तरह की प्रस्तावना लिखाकर उस टॉपिक को शुरू किया था मेंस में। एमएसपी की कमी भी बताई। एमएसपी बाजार जोखिम के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा देती है। बाजार जोखिम किसको कहते हैं? कीमत का ऊपर नीचे होना।
उसके विरुद्ध सुरक्षा देती है, लेकिन वो इनकम की सुरक्षा नहीं देती है। अगर किसी कारण से, और भारत की जो खेती है वो मानसून पर निर्भर है, ये भी हम कहते हैं, और अनिश्चितता उसमें बनी रहती है, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि उसकी क्रॉप बर्बाद हो जाएगी। ये मान के हमें चलना पड़ेगा। जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो हम अच्छी चीज को मान के नहीं चल पाएंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। हम वर्स्ट सिनारियो लेंगे, उसको मान के फिर देखेंगे। तो मैंने वहां प्रस्तावना में लिखाया था कि एमएसपी मार्केट रिस्क के विरुद्ध सुरक्षा तो देती है, लेकिन वो इनकम को सिक्योर नहीं करती। और भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाला एक बड़ा राष्ट्र है। इसके अलावा भारत में 61% एग्रीकल्चर लगभग बारिश के ऊपर निर्भर है। 61% एग्रीकल्चर बारिश के ऊपर निर्भर है, जो अनिश्चित बनी रहती है। इस तरह का बैकग्राउंड बना के फिर मैंने कहा कि भारत में जरूरी यह है कि किसानों की इनकम को प्रोटेक्ट किया जाए। इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए फसल बीमा की आवश्यकता है। तो उसकी आवश्यकता को समझाया। फिर बाद में मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पढ़ाया। बात खत्म हो गई, पेपर आया सामने, सीधा सवाल था। सवाल क्या था? फसल बीमा की आवश्यकता बताइए भारत में। और दूसरा भाग था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सेकंड पार्ट तो कोई भी कर सकता था, लेकिन पहले पार्ट को कैसे उठाएंगे हम कि फसल बीमा की क्या आवश्यकता है। और आपको पता है कि जो बीमा होता है वो एक खेत का करते हैं। जैसे एक किसान कहता है कि 2 लाख रुपए की इनकम मेरे को इसमें चाहिए, तो बीमा कंपनी पीछे के डेटा देखती है कि इसमें कितना कितना प्रोडक्शन इस एरिया में होता रहा है। उसके हिसाब से वो क्या करती है, उसको फिक्स करती है कि ये एमएसपी है मार्केट में और हम 2 लाख रुपए की आपको गारंटी देते हैं। उसके बदले में किसान प्रीमियम देता है बीमा कंपनी को। उसका भी आपको पता है कि किसानों का प्रीमियम फिक्स कर दिया सरकार ने, 2%, 1.5%। खरीफ की फसल है तो 2%, रबी की फसल है तो 1.5%, हॉर्टिकल्चर है तो 5%। इतना ही प्रीमियम किसान को देना है। अगर बीमा कंपनी ज्यादा प्रीमियम मांग रही है, जिससे बीमा कंपनी कहती है 10% प्रीमियम लूंगी। ये प्रीमियम किस चीज का होता है? जिस इनकम को आप फिक्स कराते हो। जैसे 2 लाख रुपए फिक्स कराई किसान ने, तो 10% का मतलब 20,000 रुपए देने पड़ेंगे बीमा कंपनी को। अगर आपको 2 लाख रुपए की इनकम नहीं होती है तो वो देगी आपको, लेकिन इसके बदले में वो क्या लेगी आपसे? 10% प्रीमियम, जो 20,000 रुपए हुआ। लेकिन फिर भी भारत में किसानों को क्या करना है? उनको कम देना है। अगर खरीफ की फसल है तो 2% देना है केवल। जो बचेगा बाकी का अमाउंट वो केंद्र और राज्य आधा आधा करेंगे। इसमें सब्सिडी है। तो कोई भी किसान बीमा क्यों नहीं कराएगा फिर? तो प्रोटेक्शन मिलता है उसे। तो टॉपिक को ऐसे कनेक्ट करते हैं। अगर मैं छोड़ देता कि छोड़ो एमएसपी है, बच्चे तो कुछ पूछने वाले नहीं है, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर अगर वो पूछेंगे तो भी मैं कह दूंगा कि सिलेबस में तो नहीं है ये, फिर हम क्यों पढ़ेंगे। लेकिन मैंने उसको एडवांस में फील किया और लाल कलर का पेन था मेरे पास, उसी से फटाफट लिखा और फिर क्लास में उसको कराया और उनके सवाल मिले। तो आपको सिलेबस को ऐसे लिंक करके चलना है। कई बार हम मुद्दे को नहीं समझ पाते मेंस के हिसाब से। जैसे मुझे लगता है 2022 का जो मेंस होगा उसमें किसानों की आय दोगुना करने पर सवाल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का टारगेट रहा है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। अब मान लीजिए यूपीएससी ने सवाल किया कि इस मुद्दे को समझाइए, जो किसानों की आय को दोगुना करना, ये मुद्दा क्या है बेसिकली। मुझे विश्वास है कि 1000 बच्चों में से 999 बच्चे, 999 बच्चे इसको किससे जोड़ेंगे? एग्रीकल्चर के साथ। किसानों की आय दोगुना कैसे होगी, वो ऐसे सुझाव देंगे जो कृषि से जुड़े हुए होंगे। लेकिन वो सही तो होंगे, लेकिन उतने सही नहीं होंगे, क्योंकि टॉपिक क्या है? टॉपिक है किसानों की आय को दोगुना करना। टॉपिक ये नहीं है कि कृषि से आय को दोगुना करना। क्या हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडिया में कि
कृषि से आय दोगुना हो, नहीं, हम कह रहे हैं किसानों की आय दोगुना हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अब किसानों की आय दोगुना होने का मतलब क्या हुआ कि हम कृषि से रिलेटेड भी बातें बताएंगे और हम नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें भी बताएंगे। और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट है पशुपालन। आपकी सिलेबस में भी है पशुपालन। और ज्यादातर हम देखते हैं कि जो किसान होते हैं उनके पास पशु भी रहते हैं, तो पशुपालन से भी आय बढ़ सकती है, कुटीर उद्योग से भी बढ़ सकती है। रबी के सीजन में छोटे छोटे किसान क्या करते हैं, आपने गांव में देखा होगा, वो कुछ कुछ चीजें बनाते रहते हैं, मतलब कपड़े भी बनाते हैं, हैंडलूम जैसा काम भी करते हैं। कई लोग रस्सा बनाते हैं, रस्सा बना लेते हैं, एक वो गोल गोल सी होती है उसको घुमा रस्सा बना लेते हैं, रस्से बिकते हैं, मेलों में बिकते हैं। तो उस काम को पूरा परिवार मिलके कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई कि नहीं? तो आपको ये भी कहना चाहिए उसमें कि हमें नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को भी प्रमोट करना चाहिए। ज्यादातर बच्चे, और इस टॉपिक की मैं बात करूं तो वो ज्यादातर और क्या समझाएंगे एग्रीकल्चर में कि किसानों की उपज का सरकार उनको सही मूल्य दे, एमएसपी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग लिख देंगे। और ज्यादातर बच्चे यही बताएंगे कि उनका उत्पादन अच्छा हो, उनकी मार्केटिंग अच्छी हो, उनकी प्राइसिंग अच्छी हो, इस तरह की चीजें। लेकिन वो इस बात को भूल जाएंगे कि हम खर्च को कम करके भी इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये आजकल चर्चा में है, 2-3 साल से ये शब्द चल रहा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। दो शब्द हैं ये, मतलब जीरो बजट मतलब एक हो गया जीरो बजट, एक हो गया नेचुरल। फार्मिंग तो कॉमन हो गया, जीरो बजट आप कह सकते हो, जीरो बजट एंड नेचुरल फार्मिंग। हालांकि ये फुल फॉर्म ऐसा नहीं होता है, होता तो ऐसा ही है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं जीरो बजट एंड नेचुरल फार्मिंग। जब आप कहते हो जीरो बजट तो इसका मतलब क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी आप जाते हो, जैसे आप स्मार्टफोन लेने के लिए गए एक दुकान में, आपने कहा मेरे को फोन लेना है, सबसे पहला सवाल क्या होगा, बजट क्या है आपका? यही पूछेगा वो, नहीं तो आप आजमा के देख लीजिए, बजट क्या है का मतलब क्या है, कितना खर्च करना चाहते हो, कितना टारगेट है आपका, उसके हिसाब से मैं फोन दिखाऊंगा। तो बजट शब्द इस तरह से बोलचाल की भाषा में आ जाता है, तो आपको ज्यादातर इसका मतलब क्या निकालना है, खर्च हम कितना करने वाले हैं। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो जीरो बजट का मतलब कम खर्च की, जीरो खर्च की खेती। तो आप इससे एक संदेश लीजिए कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग में जाते हैं एक सीमा तक जा पाएंगे, लेकिन कारण यह कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है। अगर आप ऑर्गेनिक खेती में गए तो प्रोडक्शन स्लो होता है उसमें। नेचुरल फार्मिंग का माइनस पॉइंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, प्रोडक्शन स्लो होता है। जब प्रोडक्शन स्लो होगा तो हम उतना फूड ग्रेन्स पैदा नहीं कर पाएंगे। और मुझे याद है कि एक गर्ल थी अमेरिका से, उसने किसी यूनिवर्सिटी से एमएससी किया था एग्रीकल्चर में। आई थिंक ये बात होगी 12 या 13 साल पहले की। वो आईएएस का इंटरव्यू दे रही थी और एमएससी था एग्रीकल्चर में। अब कोई कारण होगा कि उसने अमेरिका से एमएससी किया था। ऐसे मेरी एक क्लास में कैम्ब्रिज से थी एक लड़की, इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, जब ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही मैं पढ़ाता रहा हूं काफी समय तक, लेकिन पिछले 4 साल से मैंने छोड़ दिया ऑप्शनल। मतलब ये नया सिलेबस जो यूपीएससी का आया और उसके बाद में लोगों ने मुझे जीएस में पढ़ा, बोला कि आप पढ़ाइए, तो उसके बाद फिर मैंने ऑप्शनल छोड़ दिया, क्योंकि वो न्याय नहीं हो पाता है। मैंने आपको पहले क्या कहा कि मेरी नेचर क्या है, फिलोसफी जानता हूं, पॉलिटी जानता हूं, फिर भी मैं इसी विषय के साथ रहा।
और ऑप्शनल पढ़ाता रहा तो जीएस नहीं पढ़ाता था। एक काम कर सकता हूं मैं कोई भी, और ये मेरे घर में भी लोग कहते हैं कि एक ही काम ये कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पर दो काम नहीं हो सकते। तो फिर ऑप्शनल मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब मैं ऑप्शनल पढ़ा रहा था तो एक लड़की कैम्ब्रिज से थी, मतलब वो यहीं पढ़ी थी सामने। अब सबका अपना, नॉर्थ ईस्ट की लड़की थी, अब किसी वजह से गई होगी बाहर और वहां से पढ़ाई करके आई थी। और नॉर्थ ईस्ट के काफी बच्चे जो है वो यूपीएससी देते हैं, इंग्लिश मीडियम होता है उनका। और मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाता रहा हूँ, अपना ऑप्शनल तो मैं हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया। और जीएस शुरुआत में जब मैं दिल्ली में आया तो वहां जाता था हौज खास की तरफ, उधर में आईआईटीएंस को पढ़ाता था। तो वहां पर मैं ये शुरुआत में मुझे थोड़ी मुश्किल थी, जब मैं दिल्ली में आया था नया नया, तो मुझे जीएस के कुछ सेगमेंट उन लोगों ने दिए और थोड़ी शर्तें लगाई मेरे ऊपर कि आप ये नहीं पढ़ाएंगे तो आपको वो नहीं पढ़ाने देंगे। तो इस वजह से मेरे को कुछ विषय शुरू में पढ़ाने पड़े थे। उसमें मैंने पॉलिटी भी पढ़ाया मतलब। और कमाल की चीज ये होती थी कि जो जब पढ़ाता था तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे एक अलग क्लास में पढ़ते थे, वो मेरी क्लास में आ जाते थे पॉलिटी की क्लास में। मतलब वो पबेट की क्लास छोड़ के और पॉलिटी की क्लास में आ जाते थे। पॉलिटी मेरा इतना अच्छा रहा है, लेकिन उसको मैंने नहीं किया, मैंने टीचिंग कैरियर में कभी उसको अपना हिस्सा नहीं बनाया। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे मतलब जीरो बजट। तो हमें हमारा जो माइंड है यूपीएससी के हिसाब से वो हर दिशा में चलना चाहिए। आप केवल एमएसपी एमएसपी बढ़ाने की बात मत करो, आप खर्च कम करने की बात भी करो, उसमें नेचुरल फार्मिंग मदद कर सकती है। तो वो जो लड़की थी उसको मैंने सवाल किया कि क्या भारत में हम, जैसे पढ़ाऊंगा मेंस में आपको, कि जो हम अभी आजकल खेती कर रहे हैं भारत में, जो ओवर फर्टिलाइजेशन हम कर रहे हैं, केमिकल्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर जो हम खेतों में डाल रहे हैं, इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कॉस्ट पैदा हो रही है हमारे देश में। सामाजिक लागत भी हो रही है, आर्थिक लागत भी हो रही है और पर्यावरणीय लागत भी हो रही है। सामाजिक लागत किसको कहते हैं? जब हमारे समाज में विषमताएं बढ़ती है, उस संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। ये कहा जाता है कि बड़े किसान ज्यादा लाभ उठाते हैं सब्सिडियों का, तो वो इनकम का जो गैप है, छोटे किसान आप देखो कहां वो, क्या वो मंडी में जा पाते हैं? भारत में 454 स्क्वायर किलोमीटर पर एक मंडी है। 454 स्क्वायर किलोमीटर, अगर आप रेडियस के हिसाब से देखोगे, मतलब एक यूं दूरी के हिसाब से देखोगे, तो 80 किलोमीटर के ऊपर एक मंडी है। क्या 80 किलोमीटर, आपको नहीं लगता गांवों में जहां सड़कें अच्छी नहीं है, एक आदमी माल भर के ले जा रहा है मंडी में, और माल का साइज कितना है? 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, छोटे छोटे बोरे होते हैं, उनको भर देते हैं। उनमें इतना वजन नहीं आ पाता, दिखने में लगता है कि ढेर लगा हुआ है और वजन उनमें है ही नहीं इतना। उनको भर के आप मंडी ले जा रहे हो। 80 किलोमीटर जाने और आने में फ्यूल चार्ज कितना लग जाएगा, डीजल पे कितना खर्चा हो जाएगा। और बल्कि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में तो जितना डीजल महंगा हो गया है, तब तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। एमएसपी हमारी सरकार ज्यादा देती है आजकल। आपको पता होगा 2018-19 के बजट में हमारी सरकार ने कहा कि जितनी आपकी लागत आएगी उसकी तुलना में 50% ज्यादा आपको कीमत देंगे। और सब्सिडी देने का एक तरीका क्या होता है कि आप कीमत ज्यादा देकर भी सब्सिडी दे सकते हो। सब्सिडी क्या होता है? एक लाभ होता है ना, मतलब हम उसको कैसे देखते हैं कि वो एक लाभ है, आर्थिक लाभ है। हमें कोई चीज सस्ती मिल जाए, वो भी सब्सिडी है। वहां पर भी गैस का सिलेंडर 800 का आता हो, हमें 400 का मिल रहा हो, तो सस्ता पड़ा, तो 400 रुपए की सब्सिडी मिली होगी, तब तो हमें वो 400 का पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप। चलो इसको हटा देते हैं। आपके घर में सिलेंडर आया, आपको 800 का मिला, उसने कहा 800 रुपए दीजिए, लेकिन बाद में सरकार ने आपके खाते में 400 रुपए भेज दिए, तो भी सब्सिडी है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तीसरा तरीका क्या है कि किसान जो
अनाज वगैरह पैदा कर रहे हैं, मान लीजिए उसका रेट होना चाहिए, लागत के हिसाब से रेट होना चाहिए 1500 रुपए पर क्विंटल, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। सरकार मान लीजिए उनको 2000 रुपए भेज देती है, तो पैसा एक्स्ट्रा गया कि नहीं गया ये? तो सब्सिडी 3 तरीके से दे सकते हैं, सामान सस्ता करके, आपके खाते में ट्रांसफर करके, और अगर आप कुछ बना रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा देकर। राइट? अब सरकार सब्सिडी दे रही है खेती में, बिजली पर और सिंचाई पर, फर्टिलाइजर पर और एमएसपी के जरिए। ये तरीके हैं हमारे देश में, और मैं पढ़ाऊंगा, WTO वगैरह के मुद्दे भी इसमें शामिल रहते हैं, तो पूरा क्लास में पढ़ेंगे व्यवस्थित ढंग से। अभी मैं बोलचाल में ही ले रहा हूं इस चीज को। एमएसपी का लाभ लेने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? आपने पढ़ा होगा कि जो एफसीआई है वो मंडियों में ही खरीदारी करता है, और वो खरीदारी भी वो हर स्टेट में नहीं करता है। जहां पर ज्यादा उत्पादन होता है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भी आजकल मतलब अच्छा उत्पादन कर रहा है, तो उधर है। लेकिन आपको बिहार में उधर नहीं एफसीआई जाता है, कुछ एक सेंटर हो सकते हैं, बाकी वो नहीं जाता है। तो वो क्या करता है, वो व्यापारी जो होते हैं मंडियों में, उनको कहता है कि आप खरीदो, और बदले में कमीशन देता है उनको कुछ। तो अब किसान को तो मंडी में जाना पड़ेगा, वो जा नहीं पाएगा क्योंकि माल कम है। कौन जा पाएगा? जिसके पास 2 ट्रक माल है, 3 ट्रक माल है, वो बड़े किसान हैं, वो चले जाएंगे वहां पे। और ये जो फार्म बिल हमारे देश में हंगामा हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपने खुद ने भी सोचा होगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा इस क्लास में, ये फार्म बिल भी आएंगे आपकी क्लास में। सारे टॉपिक्स हैं, कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है मेरी क्लास में। एकदम अपडेट करके ही भेजूंगा आपको। उसमें मेरी, आप खुद कहोगे कि सर ये जो एक बिल है, 3 जो एक्ट बन गए, अब तो एक्ट का रूप ले लिया उन्होंने। एक एक्ट किस बारे में है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, वो मंडियों में भी, जिनको एपीएमसी मंडियां कहते हैं। और मैंने एपीएमसी को करवा रखा, देखिए आप इधर देखिए, एक बार खोलिए इसको। आप पेज नंबर 8 पे आइए। अब इसमें आपको पेज नंबर 8 पर गवर्नमेंट बजटिंग का जो पहला चैप्टर है, टॉपिक है, उसके नीचे दिख रहा होगा ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स। राइट? इसमें आप नीचे आइए, जो आते जाइए आपको दिखेगा स्टेट एपीएमसी एक्ट, दिख रहा है कहीं पे? स्टेट एपीएमसी एक्ट, आप ढूंढिए इसे, दिख रहा है? स्टेट एपीएमसी एक्ट के सामने क्या लिखा हुआ? इंट्रोडक्शन एंड वीकनेसेस। वीकनेसेस का मतलब क्या है? कमजोरियां। और ये सिलेबस आज का प्रिंटेड नहीं है मेरा, ये सिलेबस हमने बहुत पहले प्रिंट करा रखा, मतलब एक साथ प्रिंट करवाते हैं। तो नए टॉपिक भी जो जुड़ते हैं तो मैं क्लास में फिर करवाता हूं उनको, क्योंकि बदलते रहते हैं। अब हम अगर 200 छपवाएंगे तो हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, और वो छापते नहीं है, वो कहते हैं हमें 2000 का ऑर्डर दो, 5000 का ऑर्डर दो। तो ये मुझे ऐसा लगता है, मतलब कम से कम 2 साल पहले के हैं ये मेरे, जो आपको दिया है। जहां एडिशन होगा मैं करवा दूंगा, अपने आप ही टॉपिक चलेगा वहां पर, लेकिन 2 साल पहले से ही ये इसके अंदर है। और 2 साल के पहले फिर और एक सिलेबस था यहाँ पर। सिलेबस तो मैं हर बार देता हूं, और आपको बता दूं कि 2013 का जो मेंस हुआ था, उससे पहले जो मैं पढ़ा रहा था, तब से मैं एपीएमसी पढ़ा रहा हूं। आप पुराने नोट्स मेरे मिल जाए कहीं पर, बहुत पुराने हैं मतलब, तो आप देखेंगे उसमें ये सब करवा रखा मैंने पहले से ही। ऐसा नहीं कि अब चर्चा में आया तो मैंने इसमें टॉपिक डाल दिया, ऐसा नहीं, पुराने प्रिंटेड है। तो एपीएमसी एक्ट एक होता है, राज्य बनाते हैं, और ये मैं पढ़ाऊंगा, इसका कुछ प्रावधान पढ़ाऊंगा आपको। इसमें एक प्रावधान क्या होता है कि किसान अपना माल मंडी में बेचेंगे, और उसमें ये लिखा हुआ है
कृषि वस्तुओं का पहला विक्रय मंडी में होगा। लैंग्वेज क्या है? कृषि वस्तुओं का पहला विक्रय। किसान मंडी में बेचेंगे ये नहीं लिखा हुआ है। कृषि वस्तुओं का पहला विक्रय मंडी में होगा। कौन सी मंडी में? एपीएमसी में। तो पहला विक्रय कौन करता है? आप ही सोचिए कि फर्स्ट सेल कौन करेगा? किसान ही तो करेगा। जो उत्पादन करेगा वही तो पहला सेल करेगा। व्यापारी कभी भी पहला सेल नहीं कर सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता, क्योंकि व्यापारी के पास माल जाएगा तभी तो वो फिर सेल कर सकता है। तो पहला सेल कौन करता है? किसान। तो फर्स्ट सेल मंडियों में जो एपीएमसी वाली उनमें करना होगा, ये नियम है। लेकिन अब सरकार ने क्या बोला कि आपकी इच्छा है, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें मत बेचना, आपकी इच्छा है, इसमें भी बेच सकते हो, बाहर भी बेच सकते हो। इसमें जाते हैं तो एक मार्केट फीस लगती है, इसमें जाते हैं, बाहर बेचने पर नहीं लगेगी। अब क्या हो रहा है इसकी वजह, मैं पूरे एक्ट में नहीं जा रहा हूं अभी। अब ऐसा लग रहा है कि जो किसान है वो बाहर माल बेचेंगे, मतलब क्योंकि उनको मार्केट फीस नहीं लगेगी। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? जो व्यापारी है, जो मंडियों में रहते हैं, वो बहुत कमाते हैं किसानों से, अलग अलग, मतलब वो कमीशन भी लेते हैं। वो लोग पल्लेदारी के चार्ज लेते हैं। पल्लेदारी उसको कहते हैं माल को उतारने की जो लागत होती है। और माल कौन उतारता है मंडी में? उन्हीं के मजदूर उतारते हैं। अब वो क्या उनसे सेटिंग बना रखी है, उनको वो कितना पैसे देंगे, किसान से वो कितना पैसा ले रहे हैं, उसके नाम से लूट लेते हैं, कमीशन के नाम से लूट लेते हैं। ऐसे ही एक गर्दा होता है, गर्दे का नाम सुना होगा आपने। जैसे बोरी होती है, उसमें डस्ट होता है, कचरा होता है। खेती में तो यही होता है। तो आप 100 किलो का बोरी लेके गए, बैग लेके गए, वो 100 किलो का नहीं मानेंगे, उससे कहेंगे कि 10 किलो हम इसमें डस्ट मानेंगे, धूल मानेंगे, कचरा मानेंगे, उसके नाम पे काट लेते हैं। तो उनका तो सारा बंद हो जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? और आपको ये बता दूं, सबसे ज्यादा संख्या मंडियों की किस स्टेट में है? पंजाब में। अभी जो मैंने बोला कि 454 स्क्वायर किलोमीटर पर एक मंडी है पूरे भारत के हिसाब से, लेकिन पंजाब के लिए उसका औसत कितना है? 115 स्क्वायर किलोमीटर पर एक मंडी है। तो इसका मतलब पंजाब में मंडियां ज्यादा है वहां पर, तो व्यापारी भी ज्यादा होंगे। वो कनेक्ट है, मतलब किसके साथ? किसानों के साथ। उनको साथ में लेके ये लोग ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं। वो किसान समझ नहीं पा रहा इस चीज को ठीक से। करें, एमएसपी नहीं देगी गवर्नमेंट आगे चलकर। एमएसपी भारत में किसी भी कानून के तहत नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखिए। मतलब 1965 से हम एमएसपी दे रहे हैं, 1965 से, लेकिन कोई कानून बना के नहीं दे रहे हैं। बस सरकार स्कीम चला रही है, आप ऐसे मानो। लेकिन आप कहोगे कि इसके लिए ये विधेयक बना हुआ है, ये अधिनियम बना हुआ है, कोई भी लॉ नहीं है, बिना लॉ के दे रहे हैं। जैसे भारत में योजना आयोग था, क्या वो संविधान में उसका गठन हुआ था? नहीं। उसके लिए लॉ बना था? नहीं। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही बना था, मतलब। और कितना पावरफुल था ये तो आप छिपा हुआ नहीं है। और फिर नीति आयोग बना, तो उसका पैटर्न भी तो लगभग वही है। नीति आयोग के लिए कोई लॉ थोड़ी है, नीति आयोग के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल थोड़ी। आप पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को कि कौन से आर्टिकल में नीति आयोग आपको नजर आता है। तो एमएसपी जो चला हुआ आ रहा था वो बिना लॉ के ही चला हुआ आ रहा था। तो सरकार ने कहा कि भाई पहले भी लॉ नहीं था, न हमने एक्ट में लिखा कि आपको एमएसपी नहीं मिलेगी, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि एमएसपी बंद हो जाएगी? तो इस तरह की चीजें, मतलब ये दुष्प्रचार टाइप का आप इसको बोल सकते हो कि किया गया है। तो ये चीजें हम कवर करेंगे, सारी चीजें। तो इस तरह से ये रहेगा। और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसके हिसाब से क्लास को हम लोग डेवलप करेंगे। और मैं 3 भागों में ये सिलेबस को डिवाइड किया है मैंने। मेंस का सिलेबस बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये तो आपके पास है।
लेकिन मैं क्लास में जिस तरह से चलूंगा वो मैं बता रहा हूँ। और जो अगर आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, नोटबुक लेके आए हो तो। पहला जो पॉइंट है हम लोगों का, नंबर ऑफ मेंस क्लासेस। पैंतीस से 40 क्लास में हम इसको करेंगे। आपको जितनी भी समस्याएं हो, मतलब मेंस से रिलेटेड, जब मेंस पढ़ेंगे तो मेंस से रिलेटेड, और पीटी पढ़ेंगे तो पीटी से रिलेटेड, जितने सवाल हैं आपके, कुछ भी जो आपको लगता है वो आप मेरे से डिस्कस करोगे। मतलब क्लास छूट जाती है, उसके बाद आप मिलो, कहाँ कहाँ आपको इश्यू आ रहा हो मेरे को बताओ, टॉपिक्स में क्या कमी है, आपको लगता है कि ये और ऐड करा दें सर, अगर हमें ऐसा लगता है कि ये भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा, वो आप, मैंने वैसे बहुत परफेक्शन पे काम करता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपसे ये गुजारिश है कि मतलब आप अच्छा करके जाओ यहाँ से, और सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि कैसे मेंस में नंबर हम उठा लें। और पीटी में आपको 20 सवाल आते हैं, इस बार 15 आए हैं, 20 आते हैं तो मैं आपको 15-16 तक ले जाऊंगा, इतनी कैपेसिटी आपकी बना दूंगा। 5 सवाल की गारंटी मैं नहीं लेता, और आपको भी नहीं उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो 5 सवाल को करने के लिए आपको फिर पूरे साल भर इकोनॉमिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। जिसको छोड़ना आता है वही पाना जानता है, क्या छोड़ना है ये कला भी सीखनी है। तो 1 2 3 सवाल मान लीजिए निकल जाते हैं तो जाने दो, आप, आपको 70-80% मैं करके दे देता हूं, और अन्य विषयों में भी आपके साथ ऐसा ही हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होगा, पीटी क्यों नहीं क्लियर होगा, मेंस क्यों नहीं क्लियर होगा। और ये ध्यान रखिए कि जिसका मेंस बहुत अच्छा होता है उसी की पीटी अच्छी होती है। और स्टार्टिंग भी किसी भी नए स्टूडेंट को मेंस से करनी चाहिए। मेंस में करने की वजह मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने इतनी बातें आपसे की अभी, किसानों के बारे में, एमएसपी के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में, उस लड़की से जो सवाल पूछा, हाँ वो मैं भूल गया था कि वो, मैंने ये कहा था कि भाई आप ये बताओ कि क्या हम इसमें जा सकते हैं, तो कंफ्यूज हो गई बहुत देर तक, और फिर मैंने कहा आप छोड़िए इसे, और फिर दूसरा सवाल किया। बाद में मिली वो मेरे को इंटरव्यू के बाद में, मतलब मिलने का मतलब क्या, बेल बजा के उनको बुलाते हैं वापस कि आपका क्या रहा। तो जब बाद में मिली वो, तो फिर उसने पूछा सर इसका उत्तर क्या होना चाहिए था जो सवाल आपने किया था। तो मैंने कहा आपको ये तो कहना चाहिए था कि हम जा सकते हैं इस पर, लेकिन धीरे धीरे जा सकते हैं, अभी की स्थिति में एकदम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा फूड ग्रेन्स की नीड है, और नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम वो चीज नहीं कर पाएंगे अभी। तो प्रायोगिक रूप से धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको रोका भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि भारत की खाद्य सुरक्षा को कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। बाहर से हम आयात भी कर सकते हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा में आयात अच्छे नहीं माने जाते। भारत का अनुभव है, मतलब पाकिस्तान के साथ, और जब हमारी लड़ाई हो रही थी तो उस पीरियड में, मतलब 1965 और उसके आसपास, वो वाले पीरियड में, मतलब बाहर से, अमेरिका से हमारे यहाँ खाने पीने की सामग्री आती थी बड़ी मात्रा में। और एक कानून है अमेरिका का, पब्लिक लॉ नंबर 480, PL 480, उसमें अमेरिका हमें भेजता था। लेकिन वो क्या करता था, हमें दबाव बनाता था, हमारी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा वो डिस्टर्ब करता था। हम काफी दुखी थे इस बात से। तो हमारा ऐसा पीछे का अनुभव अच्छा नहीं है। आप हर चीज पे निर्भर हो सकते हो, आप क्रायोजेनिक इंजन मंगवा लो बाहर से, आप राफेल मंगवा लो बाहर से, चलो। हालांकि मेरा तो ये भी मानना है कि डिफेंस में भी आप दूसरों पर डिपेंड मत रहो, डिफेंस भी आपका मजबूत होना चाहिए, और खाद्यान्न भी आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी सामान आप कंप्यूटर मंगवा लो बाहर से, कारें मंगवा लो बाहर से, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट मंगवा लो बाहर से, ऐसी चीजें मंगवा लो, चलेगा।
ये दो चीजों में मुझे प्रॉब्लम लगती है। खाद्य सुरक्षा में तो ज्यादा है, क्योंकि अगर वो नहीं भेजेंगे तो फिर हमें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो राजा महाराजा मतलब मुगल शासकों के सामने झुकते नहीं थे, तो वो जो रसद सामग्री किले में जाती थी उसको बंद कर देते थे। अब जब फोर्ट के अंदर किले में रसद सामग्री नहीं जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, अपने आप सरेंडर कर देंगे। हर घर में किचन होता है कि नहीं होता है? मेरे घर में भी है। आप स्टूडेंट हो तो कुछ तो चीज होगी आपके पास, छोटा सा स्टोव होगा, कुकर भी मदर ने भेजा होगा साथ में कि बेटा कभी भूख लगे और मार्केट में कुछ नहीं मिले तो तुम घर पे बना के खा सकते हो, मैगी वगैरह कुछ तो इंतजाम रखते होगे। अब नहीं रख रहे हो तो वो तो आपकी चॉइस है। मतलब आपको लगता है कि मैं पीजी में रहता हूं तो पीजी वाले रखते होंगे, कुछ गेस्ट आ जाता होगा तो उसको तो खाना खिलवाते होगे ना। नहीं तो छोड़ो, उसको भी बिस्किट रखते होगे, नमकीन रखते होगे, कुछ तो रहता है। अब बिल्कुल ही अंदाज से चल रहे हो जब, तो मैं नहीं कह सकता। बाकी क्या है कि हर घर में किचन होती है, जबकि हम देखते हैं बाहर रेस्टोरेंट भी बहुत हैं, नाई की दुकानें हैं बाहर, लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब नाई की दुकान पे जाते हैं, बाल थोड़े लंबे भी हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए तो भी कोई बात नहीं। हम ये उस्तरा वगैरह घर पे नहीं रखते कि भाई घर पे भी लोग उस्तरा रख रहे हैं। कोरोना का एक अपवाद है, इसमें लोगों ने क्या किया होगा मुझे नहीं पता है, पत्नियों ने भी बाल काटे पतियों के ये। लेकिन हम कुछ ना कुछ घर में रखते हैं, मतलब राइट। किचन तो जरूरी होती है, और थोड़ा 2-3 सदस्यों का परिवार है तो ये संभव ही नहीं है कि किचन ना हो। अब भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या और हमारे खाने का जुगाड़ इंडिया में नहीं होकर हम बाहर से मंगा है, ये हास्यास्पद है मतलब अपने आप में। इसलिए उस गर्ल के सामने कोई रास्ता नहीं था कि वो मुझे ये कहे कि सर आयात कर लेंगे। वो बोलती तो मैं फिर जवाब देता उनको, राइट। तो ये टॉपिक्स जो है मतलब ऐसे कनेक्ट होके चलते रहते हैं। और मेंस की बात कर रहा था अभी मैं आपसे, पीटी ओरिएंटेड बात 1-2 जगह हुई थी जब मैं सेल्स की बात की, इस तरह की बातें की। अगर आप वास्तव में मतलब सब लोग मुझे ठीक ही लग रहे हैं कि मतलब वो आदमी का इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो क्या इधर उधर देखता रहता है, ये हम लोगों को पता लग जाता है कि इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, कभी कोई किधर देखेगा तो समझ में आ जाता है कि ये अब बड़ा मुश्किल में है कि ये कब छोड़े और हम जाए, इनके सम्मान में बैठे हुए हैं बस, ऐसा रहता है, होता है। क्योंकि मेरी क्लास में पढ़ वो ही सकता है जो पढ़ने के लिए आया है, मैं ये बता देता हूँ। अगर वो आनंद ढूंढने के लिए आया है, ज्ञान में आनंद लेना चाहता, तब तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कई स्टूडेंट है जो ये कहते हैं सर मालूम ही नहीं चलता क्लास कब खत्म हो जाती है। लाइव क्लास में, जो मैं दृष्टि में लाइव क्लास लेता हूं, तो लड़कों के फीडबैक आते हैं कि सर, और 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाता वहां पर, सब लोग 3-3 घंटे पढ़ाते हैं। मैं कहता हूं ये इकोनॉमिक्स है और मैं बेकार की बातें करता ही नहीं हूं क्लास में, तो मेरा सिलेबस तो आगे जाएगा ही नहीं। मेरे 3 घंटे क्यों पढ़ाऊं, मैं 2 घंटे पढ़ाकर भी वही आउटकम ला सकता हूं जो आप 3 घंटे में कर रहे हो। तो मैं 3 घंटे क्यों परेशान करूं किसी को, और मेरी आदत भी नहीं है। किसी की आदत बन जाती है तो वो फिर इधर उधर में जाता है। अब जो अध्यापक की रहा शुरू से, और मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं लोगों की टेंडेंसी देखी है मैंने कि यहाँ मतलब बच्चे जो ये थोड़ा मजाक ढूंढते हैं, थोड़ा ह्यूमर ढूंढते हैं, उनका काफी समय मतलब इसी चीज में निकल जाता है। अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि इतना समय है किसके पास कि मजाक करे और ये सब करे। अब जैसे मैंने अभी बात की कि कई पत्नियों ने पतियों के बाल काटे, ठीक है, तो बात भी हो गई, समझ जाने के लिए आपको कहा, और मजाक भी हो गई थोड़ी बहुत मतलब इससे मर्यादा भंग होती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे टीचर होके और इस तरह की बातें करें। मतलब खुद अनुशासन में नहीं रहेंगे तो बच्चों को तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या चीज है। और बिना अनुशासन के दोस्तों कोई आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में। कोई अनुशासन आप पर आरोपित भले ही ना कर रहा हो, लेकिन आप अपना अनुशासन भी बनाना पड़ेगा। जो बंध के चला वही आगे गया, जो खुल के चला वो आगे नहीं जा सकता।
तो अभी मैंने मेंस की आप लोगों से बातचीत की तो आप सब लोग समझ रहे थे उसको। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करता, जीडीपी की बात करता, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करता, वो आपको बाउंस करने लग जाता। मेंस में खासियत क्या, जो आपका सिलेबस है वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। किसी भी नए बच्चे को आप वहां से स्टार्ट करो जहां वो जानता है। इसमें उदारीकरण के चैप्टर भी है मेंस में, लेकिन मैं कैसे शुरू करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। तो ये तो नंबर ऑफ क्लासेज है, राइट। 2 घंटे की क्लास रहेगी हमारी। सेकंड आप लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स। किसके? मेंस के। तो टॉपिक्स मैंने आपको दे रखे हैं, हर एक टॉपिक में क्या पढ़ना ये भी दे रखा है। और ऐड जो करना होगा, मैंने कहा कि सिलेबस थोड़ा पहले प्रिंट हो जाता है तो वो एडिशंस में करा दूंगा। इनके 3 विभाजन करें आप। इसमें जो पहला है वो कृषि और संबद्ध विषय। कृषि और उससे जुड़े हुए विषय पहले पढ़ेंगे हम लोग, राइट। इसमें मतलब टॉपिक तो मैंने आपको दे ही रखे हैं, तो मैं याद नहीं लिख रहा हूं फिर से, है ना। मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, मुझे सब याद है मैं तो, लेकिन जरूरत नहीं है, वो आपके पास है। दूसरा आप यहां पर लिखिए एडवांस्ड टॉपिक्स। उच्च स्तर के विषय, मतलब आप कह सकते हो इनको। जैसे इनमें कौन कौन से टॉपिक्स डालेंगे हम लोग, एक बार आप इसको ओपन करो, सिलेबस ले लो वापस। जो एडवांस स्तर के टॉपिक्स हैं उसमें एक तो पेज नंबर 8 पर ऊपर ही ऊपर सरकारी बजटिंग है, गवर्नमेंट बजटिंग, ये आएगा एडवांस लेवल में, राइट। अब आप अगले पेज पे जाइए। फिर आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 10 पर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इसके नीचे दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, निवेश मॉडल, राइट। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वैसे साइंस टेक में है, तो मैं अन्य जगह जाता हूं पढ़ाने के लिए, तो वो आईपीआरस नहीं पढ़ाता मैं वहां पर, कि वो मेरी जिम्मेदारी में नहीं आते, मतलब साइंस टेक वाले टीचर देखते हैं उसे। लेकिन मैं अपने यहाँ पढ़ाता हूँ और इसका बहुत एडवांटेज रहेगा आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और बिना इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड वाला टीचर इसमें काम कर ही नहीं सकता है। अब बाहर में सारे टॉपिक्स मैं अपने ऊपर क्यों लूंगा, जब साइंस का टीचर है वहां पर तो वो लोग देखेंगे, लेकिन मैं यहां पढ़ाता हूं। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग एडवांस टॉपिक हो गया, इसको भी एडवांस में रखिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग भी मैं बाहर कहीं नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आता है। आप सिलेबस देखोगे यूपीएससी का, तो आंतरिक सुरक्षा के साथ इसको मिला रखा है, लेकिन हम मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ेंगे। फिर है इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी एडवांस टॉपिक है। और लास्ट में दिख रहा होगा आपको चेंज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये जितने टॉपिक्स हैं ये थोड़े उच्च स्तर के हैं, या थोड़ी ज्यादा मतलब इकोनॉमिक्स में गहराई की आवश्यकता होती है। कृषि तो आप आराम से सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी अच्छे से होंगे, लेकिन मैं इनको पहले नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें जा सकते हैं एडवांस टॉपिक्स में। और लास्ट में मैं लूंगा सोशियो इकोनॉमिक्स।
मतलब सामाजिक अर्थशास्त्र कह सकते हो आप। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो गरीबी इसमें दिख जाएगा आपको, गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा को मैं इधर लूंगा अलग से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह ये, और समावेशी विकास। और एक और टॉपिक है, जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन उसको हम कहते हैं आयोजन के लिए संसाधन जुटाओ। लिख देता हूं मैं यहां पर, आयोजन के लिए। ये टॉपिक वहां पर ऐड करें आप, में जगह नहीं होने की वजह से इधर लिखा है, आयोजन के लिए संसाधन जुटाओ। राइट। ये भी लिखवा दूं क्या आपको अलग अलग, मतलब, या चल जाएगा आपका काम, चल जाएगा। ये टॉपिक हम सोशो इकोनॉमिक्स के अंदर लेंगे। तो ऐसे ये वर्गीकरण हुआ, मतलब अगर आप टॉपिक की नेचर के हिसाब से चलो तो ऐसे दिखेगा ये। तो जब मैं कल की क्लास शुरू करूंगा विधिवत तरीके से, तो यहां से स्टार्ट लेंगे, और पहला जो टॉपिक होगा वो भूमि सुधार होगा। फर्स्ट टॉपिक भूमि सुधार का होगा। इसके बाद मैं कृषि सब्सिडियों के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। जब ये खत्म हो जाएगा तो एमएसपी पढ़ाऊंगा। एमएसपी हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे पशुपालन का अर्थशास्त्र। ये आपके टॉपिक भी लिखने में आ जाएंगे अभी। तो पशुपालन लिख दीजिए केवल, सिंपल। पूरा नाम तो है पशुपालन का अर्थशास्त्र है। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अनाज वाली जो है। और इसके बाद में पढ़ाऊंगा लास्ट में आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और ये कृषि और सारे विषय यही हैं आपके, वो सब लिख दिए मैंने। और ये सीक्वेंस रहेगा, पहले ये फिर वो, ऐसे ही चलेंगे हम क्लास में। जब ये समाप्त हो जाएंगे तो एडवांस टॉपिक्स में मैं सबसे पहले गवर्नमेंट बजटिंग लूंगा। सरकारी बजटिंग। उसके बाद मैं निवेश मॉडल पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। उसके बाद आईपीआर, जो इंटेल बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं हिंदी में, बौद्धिक संपदा अधिकार। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? धन शोधन, धन का शोधन करना। इसके बाद में पढ़ाऊंगा औद्योगिक नीति में परिवर्तन। इसके बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन। और लास्ट में लिखिए उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उदारीकरण का
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये हो गए आपके सारे टॉपिक्स। इस तरह से चलेगा ये क्लास, उसी सीक्वेंस में चलेगी। और ये सोच समझकर बनाई हुई है कि पहले कौन से टॉपिक्स कैसे जाने चाहिए, राइट। सवाल ये नहीं कि हमें पढ़ाना है क्या है, सवाल ये भी है कि सामने वाले को अधिगम हो भी पाएगा कि नहीं। तो ये तो आप डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल आप छोड़ दीजिए, मतलब एक आदि में बता देता हूं, वो आप ध्यान में रखिए। वो काम अब मेरे पे डालिए, फिर मटेरियल भी आप ही को पढ़ना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या निकला। लेकिन एक बेस हर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर एक कोई बेस बता दो, आप कोई किताब बता दो हमें। तो उसके लिए मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको एक दो चीजें। तो अगला जो है हमारा तीसरा, पढ़ने के लिए सामग्री, ऐसा हेडिंग लगाइए। तीसरा है पढ़ने के लिए कह सकते हैं स्टडी मटेरियल। तो इसमें क्लास नोट्स हैं मेनली, तो जो हम लोग मैं करवाऊंगा क्लास में। इसी को आधार बनाना है। दूसरा, आप ये किताब आजकल मिल नहीं रही है ऐसा लग रहा है, मतलब कई बच्चों को मैंने सजेस्ट की, मतलब दृष्टि वगैरह में, तो उनको मिली नहीं वो किताब। देख लेना, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना आप उसे ना। एक इंडियन इकोनॉमी की किताब आती है, उसके राइटर हैं ईश्वर चंद्र ढींगरा। रमेश सिंह वगैरह की जो बुक्स आती है वो है तो कोई बात नहीं, उसको लेना नहीं है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है। और उसमें फैक्चुअल और कंसेप्चुअल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उस किताब में। पढ़ो, हमेशा टेक्स्ट बुक्स पढ़ो आप। एक गाइड्स जो आती है, कई बार मतलब ये होता है कि वो गाइड्स जो होती है उनकी कोई जांच नहीं होती उस तरह से कि एक राइटर ने लिखा तो कोई एक टीम बनी हुई है जो उसको जांच कर रही है कि ये सही लिखा कि गलत लिखा। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डाल के वो इतना पता लगाते हैं कि मतलब कितनी कहीं से कॉपी तो नहीं हो रहा है। वो भी कंपनी इसलिए करती है कि कहीं वो ना फंस जाए, मतलब। लेकिन जीडीपी को गलत ढंग से परिभाषित कर रखा हो, उसको मशीन नहीं बता पाती है। तो वो टीएमएच वाले लोग कई बार मिले मेरे से, मतलब कि आप मैं हमारी किताब को रेकमेंड नहीं करते हैं। मैंने उनको कई जगह बताई कि आप यहाँ यहाँ पे चेंज कर दो उनको। फिर मैंने अपने रिसोर्स भी दिए कि ये मेरे रिसोर्स। एक बार अमेरिका से उनके प्रतिनिधि आए हुए थे इंडिया में। अब दिल्ली मेन सेंटर है वो, जीएस वर्ल्ड में मैं क्लास ले रहा था, वो आके मेरे से मिल के, मतलब वो मेरी क्लास में बैठे हुए थे कि यहाँ क्लास कैसी चलती है उसको देखने के लिए। वो अमेरिका का आदमी यहाँ, मतलब उनके वहां पे बैठा हुआ। तो जब मैं क्लास में जाने वाला था तो उनके इंडिया के एक दो प्रतिनिधि मेरे को मिले। उन्होंने कहा कि हमारे सर आपकी क्लास में बैठे हुए हैं, बाहर ही रहने दो, बाहर ही रहने। एक दो मतलब जो उन्होंने कहा कि हमारे सर अंदर बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा वो तो इंग्लिश मीडियम के होंगे, मैं तो क्लास हिंदी में लूंगा, अंग्रेजी में वो जानेंगे, जानते होंगे। कहाँ से है? बोले वो तो यूएस से है। मैंने कहा तब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कुछ समझ पाएंगे क्लास। तो मैंने कहा आप उनको बाहर मिलवा दो मेरे से, मैं टाइम दे दूंगा उनको, वो क्या चाहते हैं। फिर वो मेरे से मिले। उन्होंने ऐसे पूछा कि आप लोग टीएमएच को कितना पसंद करते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या हमारी किताब बताते हैं। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ 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 मतलब मानव विकास सूचकांक जो बनता है उसको बनाने की जो विधि है वो 2010 में बदल गई थी। अब उस किताब में वो पुराना ही दे रखा था। और ये बात थी मतलब
2018-19 के आसपास, 2010 में चेंज हो गया, और 8 साल के बाद भी उस किताब में वही चल रहा था। अब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं कुछ और, आपको मैंने जो मटेरियल सजेस्ट किया उसमें लिखा हुआ कुछ और, तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाता है। इसलिए वो किताब मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ। ये मिल जाए तो आप एक बार इसको देखना, नहीं मिले तो हमारे लिए कोई बहुत इसेंशियल नहीं है ये। तीसरा, आप मतलब अनसोल्ड पेपर्स ले लें। 2013 से मेंस के लेने हैं, और सॉल्यूशन नहीं लेना है, मतलब अनसोल्ड पेपर का बुकलेट मिल जाएगा वो आप। बाकी तो एक कोई न्यूज़पेपर, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, या एक बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, ये हिंदी में मिल जाता है, बिजनेस स्टैंडर्ड। ये हिंदी में मिल जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स की घटनाएं कवर होती है इसमें, और फायदा रहेगा आपको। थोड़ा थोड़ा मतलब देखना है बस, और क्या। तो ये पता रहेगा कि क्या चीज हो रही है हमारे यहाँ पर। और ये जो बाकी के हिंदी के अखबार हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि उतना अच्छा नहीं कवर कर पाते होंगे। मतलब जो कुछ कुछ बारीक चीजें होती है जहाँ पे जाना चाहिए, तो वो आम जनता के हिसाब से लिखते हैं उसे, जो आपके लिए कई बार मतलब उतना उपयोगी नहीं होता है। इससे अच्छा है कि आप इकोनॉमिक्स का ही कोई न्यूज़पेपर लगवा लो। अब थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हिंदी में मिल जाएगा ये। बस यही चीजें आप ध्यान में रखो। बाकी सर्वे और बजट जो है वो भी मैं लिख देता हूँ, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। बजट तो पढ़ लेते हैं, सर्वे पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर भी आप यहाँ पर लिखिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, राइट। लेकिन 3 साल तक के पढ़ने हैं आपको, 3 वर्ष तक के। 1 साल का जो सर्वे बजट है उससे काम नहीं चलेगा आपका। कई सारे अनाउंसमेंट होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड, आपको बैक में जाना पड़ेगा। और यूपीएससी कई बार सवाल पीटी में भी और मेंस में थोड़ा रुक कर पूछती है। आप करंट को पढ़ के जा रहे हो, वो पीछे जा रही है। जैसे आप इस बार का पीटी पेपर देखेंगे तो आरबीआई को केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है जनहित में, संविधान के एक प्रावधान, ऐसा एक सेंटेंस था वहां पर, देखा होगा आपने ये पेपर, राइट। अब ये जो पूछा यूपीएससी ने, ये तो इस चर्चा में है ही नहीं अभी। ये तो 2 या 3 साल पहले चर्चा में था। और चर्चा में क्या था, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 7 चर्चा में था। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है आरबीआई को। उन्होंने 2-3 सेंटेंस दिए, कहा कौन सही और गलत है। एक है कि आरबीआई का गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, एक सेंटेंस था, सही बात है कि वो अपॉइंट करती है। दूसरा सेंटेंस था एक ये वाला कि संविधान कहता है कि केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। संविधान नहीं कहता है ये चीज, आरबीआई एक्ट कहता है। लेकिन अभी जो सवाल पूछा उसका कोई मतलब नहीं है। शशिकांत दास के आने के बाद तो सरकार और आरबीआई के बीच में कोई झगड़ा नहीं रहता है आमतौर। मतलब शशिकांत दास वो सब बात मान लेते हैं जो सरकार चाहती है। उनके आने के बाद बहुत ब्याज दरें कम हुई है, रेपो रेट को कई बार कम किया गया। अब वो इतनी नीचे आ गई है कि अब प्रॉब्लम है। अगर उससे और नीचे करोगे तो क्या होता है, बचतकर्ताओं को फिर ब्याज नहीं मिल पाएगा। मतलब जब आरबीआई रेपो दर कम करता है तो वो ये कहता है कि बैंक अपनी लोन की जो दर होती है उसको कम करे। अब बैंक लोन की दर कम करेगा तो जमा की दर भी कम करेगा, क्योंकि पैसा तो वो वही घुमाते हैं जो हम लोग जमा कराते हैं। हमें वो ज्यादा देता रहेगा और उधारी की दर कम करेगा, तब तो उसको नुकसान होगा।
वो एक गैप रखते हैं, 2-3% का गैप रखते हैं। जमा की दर जितनी होती है उससे 2-3% ऊपर, मतलब ऐसे तय करते हैं। अब आप रेपो दर को कम करोगे, उधारी की दर कम आएगी, तो जमा की दर भी नीचे जाएगी। फिर जमा की दर नीचे जाएगी तो लोगों को नुकसान होगा, उन लोगों को जो वृद्ध लोग हैं, जिनका गुजारा बैंक के ब्याज से हो रहा है। कोई विकलांग है, उसके फादर ने एफडी करा रखी है कि भाई मेरा बेटा कमा नहीं सकता है, 25 लाख की एफडी करा दी, इसको ब्याज आता रहेगा। कोई लड़की है, उसका डाइवोर्स हो गया, तो उसके फादर ने कहा चलो मैं तुम्हें सेव कर देता हूं, तुम्हें ब्याज मिलता रहेगा। हर आदमी एंटरप्रेन्योर तो नहीं होता ना, मतलब ज्यादातर तो हमारे देश में लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई स्वरोजगार भी कर रहे हैं तो वो बहुत हल्के किस्म का है, मतलब खेती कर रहे हैं और ठेला चला रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। क्या वो बैंक से लोन ला ला के चाय बेच रहे हैं? मेरे को नहीं लगता है। अब वो थोड़ा बहुत जो बचाते हैं उससे उनको एक्स्ट्रा इनकम आती है, वो कम हो रही है। रघुराम राजन सर जब थे आरबीआई के गवर्नर, वो इसी दबाव के कारण छोड़ के चले गए और उन्होंने एक किताब लिखी थी, आई डू वॉट आई डू, मतलब जो मैं करता हूं वो मैं करता हूं। आई डू वॉट आई डू, उस किताब में उन्होंने डोसा इकोनॉमिक्स दिया। नाम ही क्या रखा, डोसा इकोनॉमिक्स। डोसा जो हम लोग खाते हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ब्याज दरें कम होने से और मुद्रास्फीति के बढ़ने से लोगों को नुकसान होता है। एक वृद्ध व्यक्ति कितने डोसे खरीद सकता था पहले, अब कितने डोसे खरीद सकता है, ऐसे समझाया था उन्होंने, और उसको उन्होंने बोला डोसा इकोनॉमिक्स। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप एक तरफ नहीं देख सकते कि पूरा जो आपने देखा होगा कि हमारे भारत में ये यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, ये खूब बढ़ गए हैं संख्या में स्टार्टअप्स के अंदर। $1 बिलियन की कंपनी होती है, आप उसको कहते हो यूनिकॉर्न। $10 बिलियन की कंपनी बन जाती है, आप कहते हो डेकाकॉर्न। और जब जब मंदियां आई दुनिया में, तब अरबपति खरबपतियों की संख्या ज्यादा बढ़ी मंदियों के टाइम में। कारण क्या? ब्याज दरें कम, टैक्स में छूट, सब फायदा कौन उठा रहा है? मतलब जो अपर क्लास है। और हम क्या भुगत रहे हैं? जॉबलेस ग्रोथ। यूपीएससी ने पूछा हुआ है मेंस में ये भी, राइट? तो ये जो चीजें हैं जितनी भी, मतलब वो थोड़ा थोड़ा आप इकोनॉमिक्स को जितना पढ़ोगे आप, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मैं शर्तिया आपको कह सकता हूं कि जब क्लास करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ही इतना डेवलप हो जाएगा। और मैंने आमतौर पे देखा कि बच्चे इकोनॉमिक्स की न्यूज को छोड़कर बाकी सब पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कई बच्चों को बाद में देखा हमारे यहाँ क्लासेस के बाद, तो वो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर मतलब न्यूज खोलते हैं अब, कि मैं पहले देखूं कि क्या आया वहां पर। तो वो आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये बजट और सर्वे पर यूपीएससी ना कई बार पीछे की तरफ जाती है, जो मैंने आपको भी कहा केंद्रीय बैंक को लेकर। तो ये टॉपिक पहले पूछना था यूपीएससी को, लेकिन ये 2-3 साल बाद पूछ रही है, तो कोई भरोसा नहीं है मतलब इस चीज का। इसलिए मैंने क्या लिखा, 3 साल तक के बजट और सर्वे। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कोई भी टॉपिक, तो उसमें ये रहेंगे, अपने आप ही रहेंगे। तो जब क्लास चल रही है तब तो कोई इश्यू नहीं है, मतलब वो मेरी जिम्मेदारी बन गए हैं। लेकिन बाद में फ्यूचर में ध्यान रखिए आपकी, आपको अगर स्वतंत्र रूप से कुछ करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा अलग से आपको। तो यही सोर्सेज हैं पढ़ाई के लिए, राइट? तो बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं ना। अब जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तभी समझ में आएगा फिर कि ये सवाल ऐसे बन रहा है, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो 8 बजे हम मिलेंगे और मैं भूमि सुधारों से क्लास को शुरू करूंगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है? आपको कोई डाउट है तो मैं बैठा हुआ हूँ ऑफिस में, आप आके बात कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।